भारत की पहली मिसाइल ट्रैकिंग या सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप अभी इंडियन नेवी में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। कल्याणी रिलायंस एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी हैदराबाद में MR-SAM के सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर इनकी रिपेयर फैसिलिटी को भी फ्यूचर में ओपन करने का फैसला किया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी K9 टीम में देसी ब्रीड के कुत्तों को शामिल करना शुरू किया गया और ऑफिशियली इनको अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल किया जाएगा। इंडियन आर्मी की फ्यूचर मेन बैटल टैंक को लेकर अभी काफी सवाल खड़े हो गए। क्या ये कोई रशियन ओरिजिन टैंक होने वाली या फिर DRDO कोई नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को अभी डेवलप करने वाली है। और अंत में भारत की तरफ से अभी पहली बार अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के करीब यूरेनियम रिजर्व को एक्सप्लोर करना शुरू किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की मिसाइल या सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से क्लासिफाइड प्रोजेक्ट के अंदर एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को बनाया जा रहा था। अब जब तक इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको अभी वाइजैक में फाइनल टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर जांच किया जा रहा है और अभी इसको 2021 की पहले हाफ के अंदर यानी कि जुलाई के अंदर ही नेवी में शामिल करने का प्लान किया गया है। इस वेसल को पहले VC-1184 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसको एक फॉर्मली नाम दे दिया गया और अभी इसका नाम INS ध्रुव रखा गया। इसे मेनली भारत की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा और ये एक ही बार में मल्टीपल मिशन को कर सकेगा, जैसे कि हम इसको दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हमारे ऊपर दुश्मन कोई बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करता है तो हम इससे पहले उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेसल को सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सी लेवल में मैपिंग को करने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डेवलप करने के लिए DRDO, NTR और इंडियन नेवी जॉइंटली काम कर रहे थे और इसे अभी विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा था। एक बार इसको नेवी में शामिल कर दिया गया तो उसके बाद भारत पूरे दुनिया भर में 5वां ऐसा देश होने वाला है जिसके पास इस तरीके की वेसल मौजूद होगी और इंडियन ऑफिसर्स का कहना है कि एक बार इसको नेवी में कमीशन करने के बाद नेवी की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाली है और साथ ही नेवी को तीनों स्पेक्ट्रम में बेहतर ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी देने वाली है। अगला अपडेट कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम को लेके है। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी MR-SAM की पहली बैच की किट को तैयार कर लिया गया है। इनको मेनली कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से अपनी हैदराबाद बेस्ड फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया गया है और आगे चल के कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से यहाँ पर MR-SAM के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी कंपोनेंट्स को तैयार किया जाएगा और मास प्रोड्यूस किया जाएगा और अभी ऐसे कम से कम 1000 यूनिट्स को हैदराबाद की कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की फैसिलिटी में तैयार करने का फैसला किया गया है। साथ ही कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि अगर आगे चल के डिमांड और ज्यादा बढ़ता है तो वो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक और प्रोडक्शन लाइन को या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेटअप करने वाले हैं। कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की बात करें तो ये कल्याणी ग्रुप और इजराइल के रफाल एडवांस सिस्टम के बीच एक जॉइंट वेंचर कंपनी है और ये अभी भारत में भी इजराइल और भारत के द्वारा जॉइंटली डेवलप किए गए लगभग सभी तरह के मिसाइल सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर MR-SAM की किट को बनाना शुरू किया गया है। आगे चल के इनको भारत डायनामिक लिमिटेड के पास फॉरवर्ड किया जाएगा जहाँ पर इनको फॉर्मली असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से भी ये भी बताया गया कि इन मिसाइल की आफ्टर सेल सर्विस या फिर रिपेयर फैसिलिटी को भी आगे चल के भारत को ऑफर किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन K9 स्क्वाड को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन मिलिट्री में या इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे जवानों के साथ K9 स्क्वाड भी एक काफी मेजर रोल को प्ले करती है और सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया भर में जो टॉप मिलिट्री जो होती है उसमें डॉग स्क्वाड काफी मेजर रोल को प्ले करते हैं। इसमें मेनली 2 से 3 ब्रीड के कुत्तों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पॉपुलर लैब्राडोर या फिर जर्मन शेफर्ड होता है और स्पेशल फोर्सेस की तरफ से उनके ऑपरेशन के लिए बेल्जियन मैलिनोस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बाकी सभी कुत्तों के मुकाबले काफी फुर्तीले होते हैं और ये पैर ड्रॉपिंग के दौरान भी बिल्कुल नहीं डरते हैं। लेकिन जितने भी विदेशी ब्रीड के कुत्ते होते हैं इनका हमेशा से ही हेल्थ इशू रहता है। इसी वजह से भारत की तरफ से भी अपने देसी ब्रीड के कुत्तों को भी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था
और शुरुआत में जब इनको ट्रेनिंग दिया गया तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे। तो अभी पहली बार 20 इंडियन ब्रीड के डॉग्स को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में शामिल किया गया है। इसे करने के लिए एक मेजर कारण ये भी था कि कुछ दिन पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से देसी ब्रीड के कुत्तों को ट्रेन करने के लिए थोड़ा प्रेशर डाला गया था और अभी भोपाल की 23rd स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के बटालियन में इनको शामिल किया जाने वाला है। इनमें अभी मुदुल, रामपुर, राजपलायम, कनी, कुंबाई और चिपीपराई ब्रीड के बच्चों को लिया गया है और इनको अभी 14 मार्च को यहाँ पे लाया गया है, जिनकी ट्रेनिंग अभी आने वाले 9 महीनों तक चलने वाली है। इसे अभी कुल मिलाकर 6 लोकल ब्रीड के कुत्तों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी स्टेमिना, एंडोरेंस और स्पीड किसी भी विदेशी कुत्तों के मुकाबले कम नहीं है और इनफैक्ट कुछ हद तक उनको पीछे छोड़ सकते हैं। और इसी वजह से अभी इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल करने का फैसला भी किया गया है और इनको साथ भारत की तरफ से अपने अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से डिप्लॉय करने का एम रखा गया, यानी कि इनकी जो नेटिव लैंड है जहाँ से इनको सिलेक्ट किया जा रहा है उसी हिसाब से इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि क्लाइमेट की वजह से जो फैटिग होती है उसकी जो असर होती है उसको मिनिमाइज किया जा सकेगा। वरना जर्मन शेपर्ड्स की बात करें या फिर लैब्राडोर्स की बात करें तो ये ठंडी वाले एरिया में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया में तो सही से ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर गर्म ज़्यादा होता है तो उस एरिया में इनको थोड़े दिक्कत होता है। अगला अपडेट मेन बैटल टैंक को लेके है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में ही इंडियन आर्मी की तरफ से 118 अर्जुन MK-1A टैंक्स को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन ये अर्जुन टैंक का फाइनल ऑर्डर था, यानी कि इसके बाद और ज़्यादा अर्जुन टैंक को खरीदा नहीं जाएगा। अभी भारत अपनी T-72 टैंक्स को और पूरी फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए भी एक नई नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की तलाश शुरू कर चुकी है, जिसे FRCB प्रोजेक्ट के अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। अब इस टेंडर में T-40 निर्माता टैंक की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है, जिसकी 2021 से ही एक्टिव प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और अगर इसको अभी भारत खरीदता है तो इसे लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भी भारत में बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जब अर्जुन MK-1A टैंक्स की फाइनल ऑर्डर को प्लेस किया गया तो उस दौरान DRDO की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी एक फ्यूचर मेन बैटल टैंक को डेवलप करने वाले हैं, जो कि अर्जुन टैंक से एकदम अलग होने वाली है। दरअसल इसको लेकर DRDO की तरफ से 2010 से ही काम किया जा रहा था और DRDO के पास अभी टैंक डेवलपमेंट का लगभग 30 साल का अनुभव हो चुका है, जिस वजह से अभी DRDO काफी जल्दी टैंक को डेवलप कर सकती है। अभी DRDO मेनली एक लाइट वेट क्लास के टैंक और एक मेन बैटल टैंक को डेवलप करने की कोशिश करने वाले, जो कि बोथ नेक्स्ट जनरेशन टैंक होने वाले हैं। इसको लेके अभी ऑफिशियल अपडेट तो कोई भी नहीं आई, लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने रिक्वायरमेंट के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट को DRDO को सबमिट किया जाएगा, जिसको बेस करके आगे चल के DRDO अपनी फ्यूचर मेन बैटल टैंक को डेवलप करने वाला है। अभी एक और खबर भी सामने आई जिसमें ये बताया गया कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसी महीने के एंड तक एक और इंपोर्ट बैन लिस्ट को जारी किया जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा इंपोर्ट बैन लिस्ट हो सकता है, जिसमें हेलीकॉप्टर से लेके टैंक्स तक को भी शामिल किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो किसी भी फॉरेन टैंक को खरीदने की वजह भारत यहाँ पे आगे चल के अपने ही टैंक को इंडक्ट करने वाला है, जिसे DRDO की तरफ से डेवलप करना पड़ेगा। अब ये DRDO की लाइट टैंक हो सकता है या फिर फ्यूचर मेन बैटल टैंक भी हो सकती है। अगला अपडेट भारत की न्यूक्लियर एनर्जी को लेके है। आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं कि हम लोग बम बनाएंगे, हम अभी इससे न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने की कोशिश करके उसको प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में यूरेनियम रिजर्व मौजूद नहीं है और जितने भी यूरेनियम भारत में पाए जाते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के साइड में माइनिंग वगैरह किया जा रहा था। अभी वहां पर यह पता लगा कि चाइना वहां पे यूरेनियम की माइनिंग कर रहा था। इस वजह से अभी पहली बार भारत के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के करीब एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया गया और ये एरिया भारत और चाइना की बॉर्डर की बस 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। डॉक्टर DK सिन्हा, जो कि हमारे एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने अभी मेक्चुआ के पास एक विलेज में जाके कुछ एक्सप्लोरेशन वर्क किया था और उनको वहां पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी यूरेनियम की होने की खबर सामने आई है। अभी भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के अलावा पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी एक्सप्लोरेशन वर्क को काफी तेज करने का फैसला किया गया है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जंगल वाला एरिया होने की वजह से मेनली सभी एक्सप्लोरेशन वर्क को ग्राउंड लेवल में करना पड़ता है, जिस वजह से इसको करने के लिए काफी वक्त लग जाता है। एक और दिक्कत यहाँ पे चाइना भी हो सकता है और इस बात को लेके भारत को अपोज कर सकता है, क्योंकि चाइना कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है और इसे वो सदर्न तिब्बत का पार्ट बताते हैं। तो अगर आगे चल के भारत इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब कोई भी यूरेनियम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है तो हो सकता है इसको लेके भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना की बॉर्डर को लेके या फिर यूं कहें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉर्डर रोड्स की जो हालत थी वो पहले कितना खराब था
और बॉर्डर के करीब रहने वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था, पर धीरे धीरे इनको सुधारा जा रहा है। और स्पेशली जब से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़े थे तो बीआरओ की तरफ से बॉर्डर में जो भी रोड कनेक्टिविटी थी उसको काफी तेज कर दिया गया था। रिसेंटली राज्यसभा में बात करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि भारत और चाइना की बॉर्डर रोड में लगभग 61 स्ट्रेटेजिक रोड को अभी आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी लेंथ लगभग 3,323 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। इन 61 रोड में से अभी तक बीआरओ की तरफ से 59 रोड्स में कनेक्टिविटी को हासिल कर लिया गया और इन 59 में से 22 रोड्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी लेंथ लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। बाकी बचे जो 2 रोड्स थे उनमें कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो पाए और इनकी जो लेंथ है वो लगभग 118 किलोमीटर है और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अभी लगभग 29 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, जो कि खुदाई वगैरह करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद इसकी इनिशियल कनेक्टिविटी को हासिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा अभी बीआरओ की तरफ से वक्त से पहले ही रोड्स में बर्फ को हटाना शुरू कर दिया गया है और अभी बीआरओ की तरफ से लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करने वाली बरलचला पास को भी ओपन करना शुरू कर दिया गया है। इसमें अभी लगभग 16 फीट ऊंची बर्फ जम गई थी और कुछ जगहों में ये 20 फीट तक जम गई थी और इनको अभी बीआरओ की तरफ से क्लियर करना शुरू कर दिया गया है। वैसे इनको क्लियर करने के लिए बीआरओ की तरफ से पहले भी कई अटेम्प्ट को किया गया था, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से ये अभी तक सफल नहीं हुआ है। लेकिन 14 मार्च को बीआरओ की एक टीम लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई में चढ़ाई करने के बाद कामयाब हो गया था और इसी बीच कुछ एवलांचेस का भी सामना करना पड़ा था, जिससे बीआरओ की टीम को कोई भी नुकसान उठाना नहीं पड़ा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।